एपिसोड की शुरुआत में हम सी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने डैड के एमएमए क्लब को एडवर्टाइज करने के लिए टेडी बेयर की ड्रेस में सब लोगों को टेम्पलेट्स बांट रही थी। तभी उसे एक न्यूज़ से पता चलता है कि जो क्लब उसके डैड का है उसे एक कंपनी बहुत ही जल्द खरीदने वाली है और वो कंपनी उस क्लब को बंद भी कर देगी क्योंकि उन्हें उस क्लब से प्रॉफिट नहीं मिल रहे थे। ये सुनकर सी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो जल्दी से अपने डैड को ये बात बताने के लिए चाहती है, पर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उस वक्त सी की बहन युनजू का एमएमए मैच चल रहा था। दूसरी तरफ हम उस कंपनी के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि एमएमए क्लब को बंद करवाना चाहता था और उसका नाम था शू, जो कि बहुत ही ज़्यादा रूड था। यहाँ पर उसका मैनेजर उसे आज का एमएमए मैच देखने के लिए कन्विंस करता है, इसीलिए अभी दोनों सी की बहन युनजू का मैच देखने के लिए चाहते हैं। पर शू को मैच में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से अपने मैनेजर के बिना ही वहाँ से जाने लगता है और सी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। अब जैसे वो देखती है कि ऊपर लगा हुआ एक बोर्ड शू के सर पर गिरने वाला है, तो वो सही वक्त पर शू को पकड़कर पीछे खींच लेती है और चोट लगने से बचा लेती है, जिसके बाद शू का मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है। शू फिर अपने मैनेजर को कुछ कपड़ों के साथ वॉशरूम में आने को कहता है, जिसके बाद सी शू को पहचान लेती है कि यही पर्सन उसके डैड का एमएमए क्लब बंद करवाना चाहता है, जिस वजह से वो उसे बताने लग जाती है कि क्लब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो रोज़ वहाँ पर मैच देखने के लिए आती है। पर शू उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर करके वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। पर वहाँ पर भी सी बार बार उसे क्लब की इंपॉर्टेंस समझाने लग जाती है, जिस पर शू से कहता है कि वो क्लब बहुत ही पुराना हो चुका है और उस क्लब से उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो वो भला उसे कैसे बचा सकता है। जिस पर सी उसे इमोशनल होकर कहने लग जाती है कि उसने अभी अभी उसकी जान बचाई और ऐसा करते वक्त उसके हाथ में चोट भी लग गई, तो शू को इंसानियत के नाते उसकी मदद करनी चाहिए ना। लेकिन वो उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और वहाँ से चला जाता है। फिर रात में सी और उसके डैड को पता चलता है कि वो अब भी अपने क्लब की प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं कुछ एग्रीमेंट्स की मदद से, पर ये प्लान युनजू को पसंद नहीं आता। इस वजह से उनमें थोड़ी सी बहस हो जाती है और सी मन में सोच लेती है कि अब वो अपने डैड की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए शू को मना कर ही रहेगी। अगले दिन जब शू मीडिया के साथ एक इंटरव्यू दे रहा था जहाँ पर सारे लोग उसे काफ़ी भीड़ में फंसा देते हैं, लेकिन तभी सी वहाँ पर आ जाती है जो कि शू को वहाँ से निकाल देती है और अपने स्कूटर पर बैठाकर वहाँ से ले जाती है। पर आगे जाकर उसकी स्कूटर का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो ये दोनों ही ज़मीन पर गिर जाते हैं और सी यहाँ शू के ऊपर गिरती है। अब शू यहाँ पर जब उसे उठाने लगता है तो सी उसे रोक देती है और कहती है कि एक बार फिर उसने शू को बचाया है तो उसे उसकी हेल्प करनी होगी एमएमए क्लब को बचाने में, जहाँ वो उसे एग्रीमेंट के बारे में भी बता देती है। पर इस बात को उसे उस पर शक होने लग जाता है कि उस एग्रीमेंट के बारे में उसे कैसे पता, क्योंकि शू या फिर किसी और ने अभी तक एग्रीमेंट वाली बात को पब्लिक नहीं किया था। अब फिलहाल तो वो उसे इस बारे में कुछ नहीं कहता और उसका हेलमेट लौटाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सी अपने घर पर जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके डैड ने हार मान ली है और वो बहुत ही जल्द अपनी प्रॉपर्टी को बेच देंगे, जिससे कि सी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके डैड का एमएमए क्लब बंद हो, जिस पर उसके डैड ने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी। वो अपने डैड के क्लब को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। आगे हम देखते हैं कि अपनी सिस्टर के साथ लंच कर रही थी, तब उसे पता चलता है कि शू अपने लिए एक बॉडीगार्ड हायर करने वाला है और उसके लिए उनका एक टेस्ट भी होगा। ये सुनकर सी वहाँ पर जाने की जिद करती है, पर उसके भाई बहन उसे मना करते हैं क्योंकि सी को भी एमएमए आता था, पर वो सिर्फ थ्योरी ही जानती थी और उसने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया था। रात में सी अपनी फैमिली एल्बम देखकर काफ़ी इमोशनल होकर डिसाइड करती है कि वो अपनी बड़ी बहन से एमएमए की ट्रेनिंग लेगी और शू की बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ रहेगी ताकि वो उसके हर प्लान पर नजर रख सके। अब अगले दिन उसकी सिस्टर भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, जहाँ पर सी बहुत मेहनत से अपनी ट्रेनिंग पूरी करती है और अब सिलेक्शन का दिन आता है। सी के साथ साथ यहाँ पर और भी काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स आए हुए थे और उन्हें यहाँ पर टास्क दिया जाता है कि जो भी 2.5 मिनट के लिए शू को प्रोटेक्शन दे पाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जीत जाएगा। अब सारे बॉडीगार्ड शू को प्रोटेक्ट करने में एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं, जिस सब के अंदर सी बहुत ही अच्छी थी। वो काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट करती है और शू को बचाते बचाते आखिर में उसके क्लोज आकर जीत जाती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखते हुए शू को ना चाहते हुए भी सी को अपना बॉडीगार्ड बनाना पड़ता है। सी अब यहाँ पर उसे बोलती है कि उसने 3 बार उसे बचाया है और वो शायद शू की लाइफ सेवियर बनकर आई है, इसलिए वही उसकी बॉडीगार्ड बनना डिजर्व करती है। शू फिर यहाँ से अपने डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ में पता चलता है कि वो एक तरह की थेरेपी ले रहा था क्योंकि उसे खुशी और दुख जैसे इमोशंस फील ही नहीं होते। यही वजह थी कि वो इतना रूड था। यहाँ हम देखते हैं कि शू डॉक्टर को आगे की थेरेपी देने से मना करता है और आखिरी दिन वो अपनी थेरेपी लेता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि असल में सी ही उसकी थेरेपी पार्टनर थी, पर कुछ रूल्स की वजह से उन्हें एक दूसरे को उनकी आइडेंटिटी नहीं बताई गई। और अब जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो सी उसे इमोशंस फील करने के लिए कहती है और शू कोशिश भी करता है, पर तभी उन दोनों के सर पर लगे एक डिवाइस में कुछ खराबी आ जाती है और उन्हें ट्रीटमेंट रोकना पड़ता है, जहाँ से दोनों ही बिना देखे एक दूसरे को चले जाते हैं।
अब शू तो यही बातें सोचे जा रहा था कि उसे इमोशंस कैसे फील करने चाहिए। इसी बीच सी उसके सामने से निकल जाती है जो कि अपना फ़ोन चला रही थी, और इस बार भी वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। लेकिन जैसे ही वो गलती से पोल से टकरा जाती है तो उसका दर्द शू को अपने सर में महसूस होता है। यानी कि उस डिवाइस के ख़राब होते वक्त कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि शू अब वो सब फील कर पा रहा था जो कि सी कर रही थी। इसीलिए सी के सर पर चोट लगने पर भी उसे दर्द तो होता है, लेकिन वो उसे फील नहीं कर पा रही थी, बल्कि उसकी जगह दर्द शू को फील हो रहा था, जो बात वो समझ ही नहीं पाती। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें शू का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके साथ उसकी मॉम भी इंजर्ड थी। वहाँ पर एक लड़की आकर उसे हेल्प भी करती है और उसे ब्रेसलेट देकर ये बोलती है कि इसे अपने पास रखो, ये तो मैं हिम्मत देगा, ये मुझे मेरी मॉम ने दिया था। अगले दिन हम शू को मिरर के सामने रेडी होता हुआ देखते हैं। इधर सी उसकी कार को अच्छे से चेक कर रही थी, जहाँ चेक करने के बाद वो मैनेजर येनशिन को फ़ोन करके कहती है कि सब कुछ ठीक है, अब बॉस नीचे आ सकते हैं। येनशिन ये सारी बातें शू को बताता है और कहता है कि कितनी ड्रामेबाज है ये लड़की और फनी भी, पर वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर उसे थेरेपी में सी की स्माइल वाली बात याद आने लग जाती है जिसमें उसने कहा था कि उसे धीरे धीरे स्माइल करना चाहिए। इसीलिए अब शू मिरर के सामने स्माइल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। इसीलिए अब वो ज़ोर से हंसने का ट्राई करता है, पर वो इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग साउंड निकालता है कि येनशिन उसके पास आकर उसे बोलने लगता है कि क्या हुआ, क्या आप हंसने की कोशिश कर रहे थे। अब दोनों यहाँ पर साथ में हंसने की कोशिश करते हैं, लेकिन शू के हंसने की साउंड देखकर येनशिन उसे बोलता है कि आप रहने दो, आप ऐसे ही ठीक हो, और स्माइल तो खुश होने से आती है, ऐसी थोड़ी आ जाती है। जिस पर शू कहता है कि अरे पर उस लड़की ने तो मुझे स्माइल करने के लिए कहा था, और ये बोलकर वो उसे इमेजिन करने लग जाता है। जिस पर येनशिन पूछता है कि आप किसकी बात कर रहे हो, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता। इधर सी उसका वेट कर रही थी, जहाँ पर वो ब्लैक सूट बूट में एकदम बॉडीगार्ड की तरह रेडी हो रखी थी। शू उसे देखकर बोलता है कि अरे ये तुमने क्या पहना हुआ है, ऐसे कपड़े पहनकर तो तुम किडनैपर को इन्वाइट कर रही हो मुझे किडनैप करने के लिए, तुम्हें एकदम नॉर्मल कपड़े पहनकर मुझे प्रोटेक्ट करना है, किसी को ये ना पता चले कि तुम मेरी गार्ड हो। ये सब बोलकर वो कार में बैठ जाता है। इसीलिए अब सी भी अपनी नॉर्मल ड्रेस निकालकर शू को कार से उतरने के लिए बोलती है, पर वो नहीं उतरता। तो सी बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं यहीं पर चेंज कर लूँगी। ये बोलकर वो कपड़े का बटन खोलने लगती है, और जैसे ही वो अपनी पैंट की जिप खोलने वाली थी तब शू येनशिन से उतरने के लिए बोलता है, और उनके उतरने के बाद सी चेंज करती है। जिसके बाद येनशिन ऑफिस के स्टाफ को सी के बारे में बताता है कि वो कितनी अच्छी फाइटिंग जानती है, पर कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि वो दिखने में बहुत ही इनोसेंट थी। तो येनशिन यहाँ पर सी को फाइट करने के लिए बोलता है, जिस पर वो कहती है कि भला मैं ऐसे कैसे फाइट कर लूँ। तभी वो बोलता है कि सोचो तुम पर कोई अचानक से अटैक कर रहा है। ये बोलकर वो मैगजीन लेकर उसके सर पे मारता है, जिसका पेन सीधा शू को होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे कहाँ से लगा। पर इधर सी बहुत जोर से येनशिन को किक मार देती है और वो बेचारा गिर जाता है। तभी शू बाहर आता है और जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है तो वो सी से बोलता है कि मैंने क्या तुम्हें यहाँ पर अपने मैनेजर को मारने के लिए रखा है। जिस पर सी उसे माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसने ही पहले मुझे मैगजीन से हिट किया था। शू उससे पूछता है कि उसने तुम्हें कहाँ पर मारा। अब जैसे ही वो दिखाती है तो उसी साइड पर शू को भी लगा हुआ था। वो येनशिन से वापस मारने के लिए बोलता है, लेकिन येनशिन मना करके शू को अपने साथ कैबिन में ले जाता है और उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी केयर करते हो, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम सबके सामने मुझे सी को मारने के लिए कहोगे। जिसकी इस बात का शू कोई भी जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद हम सी को देखते हैं जो कि फ़ोन में अपनी बहन यूनजो का मैच देखती है जिसमें वो जीत जाती है, तो वो काफ़ी खुश होती है और येनशिन भी शू से बात करता है। वो उसे बोलता है कि यूनजो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट में है, इसीलिए उनका क्लब भी अभी ग्रो कर रहा है, लेकिन अब हम उनके साथ हैं, इसीलिए हमें उनसे मिलकर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना होगा। शू बोलता है कि यूनजो का बिजनेस बैकग्राउंड अच्छा है तो उसके साथ मीटिंग फिक्स करवाओ। दूसरी तरफ सी तो अपने फ़ोन में बिजी थी। तभी शू उसके पास आकर बोलता है कि तुम अपने आप को हर्ट मत कर लेना, अगर ऐसा करोगी तो मैं मुझे होगा। सी को तो कुछ भी समझ नहीं आता। वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसका हाथ झटकता है और बोलता है कि अगर तुमने अगली बार से मुझे टच किया ना तो मैं तुम्हारी सैलरी के पैसे कट कर लूँगा। सी उसे बोलती है कि तुम सुबह से अभी भी नहीं हंसे, थोड़ा सा हंस दो ना, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। पर शू उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर हम सी को उसकी सिस्टर वैन के साथ बॉक्सिंग रिंग में देखते हैं जहाँ पर दोनों की फाइट हो रही थी। दूसरी तरफ शू जो कि अपना काम कर रहा था, जैसे ही सी को यहाँ पर पंच पड़ता है तो पेन शू को फील होने लग जाता है और यहाँ पर उसे बार बार जैसे चोट लगती है तो वो नीचे गिर जाता है। अगली सुबह सी और शू का ड्राइवर घर के नीचे शू का वेट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आता। ड्राइवर सी को बोलता है कि बॉस आज 3 मिनट लेट हो गए हैं और ऐसा कभी भी नहीं होता, तुम उनके घर का कोड जानती हो ना, तो तुम्हें जाकर देखना चाहिए। इसलिए वो जल्दी से अंदर जाती है, जहाँ इतना बड़ा घर देखकर तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। अब वो इधर उधर देख ही रही थी, तभी उसे शू नीचे बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। इसलिए वो भागकर उसके पास जाती है जहाँ पर उसकी सांसें चल रही थी। इसलिए वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है क्योंकि वो सिर्फ बेहोश हुआ था। अब वो जल्दी से येनशिन को कॉल करके आने के लिए बोलती है, तो येनशिन बोलता है कि क्या वो शू मर गया क्या। सी बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं लगता। येनशिन बोलता है कि वो इतना ज़्यादा हेल्दी चीज़ें वगैरह खाता है, एक्सरसाइज भी करता है, इतनी जल्दी नहीं मरेगा वो, तो मुझे CPR डोज की अच्छे से केयर करो और मुझे कॉल मत करो, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ये बोल के फ़ोन रख देता है।
अब बेचारी सी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोचती है कि यार ये किस थोड़ी CPR रही है, और वैसे भी बंदा इतना हैंडसम है तो चलो कर ही लेती हूँ। अब वो जैसी उसे CPR देने वाली थी तभी शू को होश आ जाता है। वो सी को अपने पास देकर उसे धक्का मार देता है, जिससे वो बेचारे टेबल से टकरा कर नीचे गिर जाती है। पर फिर से पेन शू को फील होता है। अब वो तो एकदम खड़ी हो जाती है, तो शू से बोलता है क्या तुम्हें कोई पेन फील नहीं हुआ? सी बोलती है कि नहीं तो, पर उसका सारा पेन शू को हो रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर वो अपने रूम में आकर चेंज करता है और सी भी उसको मेडिसिन लगाने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो उसकी बॉडी को टच करने लगती है, कभी उसके थाइस को तो कभी उसकी एब्स को, जिससे कि शू बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। सी उसे देखकर बोलती है कि भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो मुझे भी चोट आई है। वो उसे अपने टॉप ओपन करके दिखाने लग जाती है। अब क्योंकि शू को भी उसी जगह पर पेन हो रहा था तो वो उसकी टॉप को और खोलने लगता है, पर सी उसे रोक देती है। शू उससे पूछता है कि कल रात आके तुम्हारी किससे फाइट हुई, पर सी मना करने लगती है। शू अब यहाँ पर उसे जोर देकर पूछने लगता है, लेकिन वो फिर भी मना करती है और अचानक से उससे वॉशरूम का है ये पूछती है, जिस पर वो बता देता है। इसलिए वो सीधा वॉशरूम में जाकर सैनिटरी नैपकिन निकाल कर यूज़ करने लग जाती है, क्योंकि उसके पीरियड्स आ गए थे और उसको क्रैम्प्स हो रहे थे, लेकिन उन क्रैम्प्स का पेन शू को हो रहा था। सी जैसे ही बाहर आती है तो वो शू को देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि उसको पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और एड्रेस देकर बोलती है कि जल्दी से आओ, यहाँ पर कोई मर रहा है। फिर वो अब यहाँ पर उसके पेट को टच करने लगती है, पर शू उसका हाथ हटाकर बोलता है कि तुमने पहले मुझे किस किया और अब मेरी बॉडी को टच कर रही हो, क्या ये सब तुम पैसों के लिए कर रही हो? सी बोलती है कि तुम भला ऐसे सोच भी कैसे सकते हो, और फिर वो वहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस का इंतजार करती है और बेचारा शू दर्द में चिल्ला रहा था। अगले सीन में ये लोग हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर डॉक्टर सी को बोलते हैं कि शू को क्या प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं आ रहा। उसने आकर के बोला मुझे पेट में पेन है, फिर बोलता है कि मुझे पैर में दर्द है, कभी सर में दर्द है। अब मैं उसे क्या मेडिसिन दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अब सी शू के पास जाकर उसे बोलती है कि तुम क्लियरली बोलो ना, तुम्हें हो क्या रहा है। अब जैसे शू उसे सब कुछ बताने लगता है, सी सोचती है कि ये सब तो वैसे हो रहा है जैसे कि पीरियड्स में होता है। इसीलिए वो वही सारी रेमेडी अपनाती है जो कि वो खुद करती थी, जिससे कि शू को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और सी जल्दी से बाहर निकलती है। वो आकर एक स्टोर में जाकर बहुत सारे स्नैक्स लेती है और हॉस्पिटल में आकर उसे पेन किलर देती है जो कि वो पीरियड्स में खाती है, जिससे कि शू को काफ़ी अच्छा लगने लगता है और उससे पूछता है कि ये मेडिसिन तुम कहाँ से लाई, तो बहुत ही जल्दी असर कर गई। तो सी बोलती है कि ये सब पीरियड्स के इफेक्ट है। जो सुनकर पास के बेड पर एक ओल्ड मैन उन्हें घूरने लग जाता है और बोलता है कि हे भगवान, आजकल कैसी कैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। शू यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या तुम पीरियड्स में हो और तुम्हें काबू आज सुबह जब तुम वॉशरूम गई थी ना। जो सुनकर सी बहुत ज़्यादा awkward हो जाती है, बोलती है कि सब पर्सनल बात है, तुम ये सब क्या पूछ रहे हो, लेकिन वो उसे बार बार पूछता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन उन्हें दोबारा से घूरने लग जाता है। फिर शू उसको खींचकर बेड पर लिटा लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पेन नहीं होता। सी भी अब यहाँ पर सोचने लग जाती है कि इस मंथ है ना उसे पेन ही नहीं हो रहा है, और उन्हें यहाँ पर फिर से वो ओल्ड मैन ऑकवर्ड पोजीशन पे बेड में देख लेता है। शू फिर चेक करने के लिए सी के गाल बहुत ही ज़ोर से खींचने लगता है, लेकिन उससे सी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पेन शू को हो रहा था और सी शर्मा कर यहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद शू को डिस्चार्ज मिल जाता है और दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे, जहाँ पर शू सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके सारे पेन मुझे हो रहे हैं और मैं भला उसके दर्द को क्यों टॉलरेट करूँ। पर इधर सी तो ये सोच रही होती है कि क्या ये मुझे पसंद करने लगा है, इतनी केयर क्यों कर रहा है मेरी, मैं इतनी ज़्यादा चार्मिंग जो ना, शायद ये मेरे प्यार में पागल हो गया है। तभी शू उससे पूछता है कि मेरी कार कहाँ है, तो सी को याद आता है कि उसने अभी तक ड्राइवर को कॉल नहीं किया है, इसलिए वो ड्राइवर को कॉल करती है। अब दोनों जब बाहर की तरफ आ रहे थे तब वहाँ पर एक छोटी बच्ची का बलून पेड़ पर अटक जाता है, तो सी उसकी हेल्प करने के लिए पेड़ पर चढ़ती है और उतरते वक्त उसके हाथ में कट हो जाता है, जिसका पेन शू को हो रहा था। वो सी के पास जाता है क्योंकि वो गिरने ही वाली थी और उसे कैच कर लेता है। सी भी अब यहाँ पर बच्ची को बलून वापस करती है और वो बच्ची भी ने थैंक्स बोल के चली जाती है, जिसके जाते शू सी को बोलता है कि तुम्हें भला किसने बोला था बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने के लिए। तो सी बोलती है कि तुम्हें भला ये सब इतना रूड होकर बोलने की क्या ज़रूरत है। शू बोलता है कि देखो ज़रा, तुम्हें चोट भी लग गई है और अगर तुम नीचे गिर जाती तो कितना पेन होता। तो सी बोलती है कि अरे गिरती तो मैं गिरती है ना, तो तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है और आखिर तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। पर शू को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई केयर वेयर नहीं कर रहा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसी वक्त उसे सी की बोली हुई बात याद आती है कि जब उसे गुस्सा है तो वो किसी भी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से पंच करे, इसलिए वो पेड़ पर ज़ोर ज़ोर से पंच करता है। तो सी बोलती है कि क्या तुम गुस्सा हो, जिस पर शू हाँ बोलता है और उसे बोलता है कि आगे से अपनी बॉडी को हर्ट मत होने देना, उससे मुझे पेन होगा। इस पर सी बोलती है कि क्या आप मुझे पसंद करते हो, जिसकी ये बात सुनकर वो उसे गुस्से में जाने के लिए बोलता है,
जिसके बाद हम देखते हैं कि शू और येनशन बेन नाम के एक आदमी से मीटिंग कर रहे थे और सी बाहर खड़े होकर उन्हें सुन रही थी। दोनों असल में किसी हेज ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर बेन को हेज ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर वू के खिलाफ काफी सारे एविडेंस मिले थे। ये लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। शो मिस्टर बेन को बोलता है कि मिस्टर वू ने आपके साथ क्या किया था वो याद रख के अपना डिसीजन लेना। अगले सीन में हम मिस्टर वू को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आकर शेयर्स की बात कर रहा था, तो वो उस आदमी पर नजर रखने के लिए बोलता है। अब जब शो बाथरूम में था तो सी उसका वेट कर रही थी और वहाँ पर एक बच्चा स्केटिंग भी कर रहा था जो कि सी के पैर के ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन इसका दर्द शू को होता है जिस वजह से वो चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर सी अंदर आ जाती है, जिसे यहाँ पर देखकर वो अपनी पैंट की जिप बंद करने लगता है, लेकिन वो बंद ही नहीं होती और टूट जाती है। तभी सी उसके पास आकर पूछने लगती है कि आपको कहाँ चोट लगी है, आप ठीक तो हो ना। पर तभी वहाँ पर येनशन भी आ जाता है, जिसे देखकर सी को रियलाइज होता है कि ये तो मेल वॉशरूम है, इसीलिए वो अपना मुंह छुपाकर यहाँ से बाहर भाग जाती है और इन दोनों को यहाँ पर देखकर येनशन भी अपनी आंखें बंद करके टॉयलेट में चला जाता है। शू फिर येनशन को बोलता है कि तुमने यहाँ जो देखा ऐसा कुछ भी नहीं था, तो येनशन बोलता है कि हाँ मैंने कुछ भी नहीं देखा। आगे हम देखते हैं कि सी की फैमिली सी का वेट कर रही थी और सब युनजू के जीतने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे और युनजू को ऐसे उसका वेट करना अच्छा नहीं लग रहा था। सी के आते ही वो सबको सॉरी बोलती है और केक कट करने के लिए बोलती है, पर उसके आते ही युनजू वहाँ से उठकर चली जाती है और बोलती है कि आप जिसका वेट कर रहे हैं वो आ गई है तो सेलिब्रेट कर लीजिए, जो सुनकर सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। डैड बोलते हैं कि वो मैच के बाद ना थक गई होगी इसीलिए चली गई, अब चलो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और सब लोग एंजॉय करते हैं। पर युनजू इस सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो कुछ सोचने लगती है। सीन अब यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है। युनजू के पास एक आदमी आता है और बोलता है कि कोच ने तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, तो तुम एक इलीगल एम्प्लॉय की तरह काम कर रही हो। युनजू बोलती है कि डैड ने बोला कि फैमिली में कॉन्ट्रैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आदमी बोलता है कि लेकिन तुम उनकी अडॉप्टेड बेटी हो, तुम तो यहाँ पर मार खा रही हो, दर्द सहन कर रही हो और इतना कुछ फेस कर रही हो, पर उनकी खुद की बेटी एक नॉर्मल कॉलेज गर्ल की तरह अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है और तुम अगर ब्लैक ड्रैगन क्लब ज्वाइन कर लोगी तो हम तुम्हें खुद का अपार्टमेंट देंगे, एक बहुत ही अच्छी लाइफ तुम जी पाओगी। और इन्हीं सब के बारे में उनसे सोचने लग जाती है। इधर हम देखते हैं कि जब सी सोने के लिए आती है तो उसके बेड पर एक ब्रेसलेट था जो कि उसकी मॉम ने 2 बनाए थे, इसीलिए सी ने एक ब्रेसलेट तो अपने पास रखा था और दूसरा युनजू को दिया था। सी युनजू से पूछती है कि तुमने मुझे वापस क्यों किया, तो युनजू बोलती है कि तुमने अपना वाला खो दिया था ना, इसीलिए ये ले लो, वैसे भी तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया था तो इसका मैं क्या करूँगी, इसीलिए अब सी उसे रख लेती है। अब अगले दिन जब सी जॉगिंग कर रही थी, इधर शू भी एक जगह पर आता है जहाँ पर उसे सी की बातें याद आती है जो कि उसने थेरेपी के टाइम उसे बोली थी कि सिटी के बीच में एक फाउंटेन है और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनमें से कोई खुश है तो कोई उदास है तो कोई गुस्सा है, और आपको इमोशंस फील नहीं होते ना तो आप वहाँ पर जाके सबको देख सकते हो। और उस फाउंटेन को ढूंढते हुए शू वहाँ पर आ जाता है। उसी जगह पर सी भी जॉगिंग कर रही थी पर दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। तब शू से बोलता है कि मुझे विशिंग पॉन्ड की तरफ जाना है। फिर हम सी और उसकी एक सिस्टर को भी विशिंग पॉन्ड के पास जाते हुए देखते हैं जहाँ उसकी सिस्टर उसके हाथ में ब्रेसलेट देखकर बोलती है कि ये तो खो गया था ना। तब सी बोलती है कि पता नहीं क्यों इन दोनों ने मुझे वापस कर दिया, तो उसकी सिस्टर कहती है कि वो ना तुमसे दूर रहना चाहती है इसीलिए। अब क्योंकि सी को यहाँ पर विश मांगना था पर उसके पास कॉइन ही नहीं था, इसीलिए वो उसी ब्रेसलेट से विश मांगने का सोचती है और वो अपनी फैमिली के हमेशा साथ रहने की विश मांगकर वापस से जॉगिंग करने लग जाती है। तभी वहाँ पर शो आता है तो येनशिन बोलता है कि आप यहाँ पर विश मांगो, उससे शायद वो लड़की आपको मिल जाए। शो बोलता है कि अच्छा अगर ऐसा होता तो लोग भला मेहनत ही क्यों करते, विश मांग कर अपनी सारी चीजें पूरी कर लेते। पर येनशिन यहाँ पर विश मांगता है और कॉइन पानी में डालता है। तभी शो की नजर उस ब्रेसलेट पर जाती है जिसे जाकर वो उस पॉन्ड के अंदर उठा लेता है और सबसे जाके इस बारे में पूछने लगता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर जब वो घर आता है तो हम देखते हैं कि उसके पास उसी ब्रेसलेट का दूसरा हिस्सा था। वो बोलता है कि उस लड़की ने कहा था कि उसकी मॉम ने 2 बनाए थे, एक मेरे पास है और दूसरा उसके पास। वही एक इंसान है जो कि 3 साल से मेरे साथ है और मुझे उसे ढूंढना है। येनशिन बोलता है कि आपने उसका ब्रेसलेट उठा लिया जिससे उसकी विश पूरी नहीं होगी और शू को सोचने लगता है। इधर हम सी को भागते हुए देखते हैं, तभी उसे शू का कॉल आता है। वो उसे बोलता है कि अगर तुम 3 मिनट में नहीं आई ना तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। अब वो भागते हुए शू के ऊपर आकर गिर जाती है और बोलती है कि मैं सिर्फ 3 सेकंड लेट हूँ। फिर उसे हक करके बोलती है कि प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। पर शू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वापस से कार पे मारता है क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। पर सी उसे फिर भी नहीं छोड़ती, तो शू बोलता है कि अगर तुमने अब भी मुझे नहीं छोड़ा ना तो मैं सच में तुम्हें निकाल दूंगा। इसलिए वो उसे छोड़ देती है और अभी दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। फिर जब शू अपने कैबिन में था तो वहाँ पर मिस्टर वू आते हैं और क्योंकि शू ने हेज मीडिया का शेयर खरीदा था इसलिए मिस्टर वू उसे वहाँ का जनरल मैनेजर बनाना चाहते थे जिससे कि शू यहाँ का चेयरमैन बनने के बारे में भूल जाए। पर शू उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और बोलता है कि मैंने हेज मीडिया को उसके लॉस में हेल्प किया था और उसमें मेरा हक है, तो मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। ये सब सुनकर मिस्टर वू यहाँ से चले जाते हैं।
अब हम यहाँ से एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मिस्टर वू शू के डैड को कंपनी बेचने के लिए बोल रहे थे, पर उसके डैड ऐसे नहीं चाहते थे, पर वो उन पर जोर देने लगे। और साथ ही साथ लॉस के टाइम पर मिस्टर वू ने उसके डैड का काफी फायदा उठाया। बचपन में भी शू को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, पर अब वो इसका बदला लेना चाहता था। इसके बाद शू येनशिन और सी कैंटीन में आते हैं लंच करने के लिए। सी यहाँ पर जी शाओ को देखती है क्योंकि वो भी वहीं पर काम करता था, और क्योंकि सी के घर में किसी को भी उसके जॉब के बारे में पता नहीं था, इसीलिए जी शाओ उसके पास जाकर बात करने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब सी बताती है कि वो शू की असिस्टेंट है। ये सुनकर जी शाओ उसके डैड का नाम लेने ही वाला था, पर सी उस पर कॉफी फेंक देती है और बोलती है कि तुम मेरे एक्स हो और तुम्हें अब मुझसे दूर रहना चाहिए, मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। ये बोलकर वो उसे यहाँ से खींच कर ले जाती है, और शू और येनशिन उसे देख रहे थे कि अच्छा तो ये सी का एक्स है। अब वो उसे बाहर ले जाकर सब कुछ बता देती है और किसी से भी इस बारे में बोलने से मना करती है। तो जी शाओ बोलता है कि भला तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा, और अभी वैसे भी कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है, मिस्टर वू ने उसे स्टॉप करा दिया। जिस पर सी बोलती है कि शू यहाँ पर जो बोलता है वही होता है। इसी बीच जी शाओ को कॉल आ जाता है और उसे जाना पड़ता है। इधर येनशिन शू से बोलता है कि सी को कितना बुरा लगा होगा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने की बात, लेकिन शू उस पर ध्यान नहीं देता। येनशिन उसे बोलता है कि तुम जी शाओ को जानते हो ना, पर शू बोलता है कि यहाँ ऑफिस में 1000 लोग हैं और सबको थोड़ी मैं याद रखने वाला हूँ। येनशिन अब यहाँ पर एक आर्टिकल रीड करने लग जाता है। तो शू बोलता है कि क्या जी शाओ ने मेरे अगेंस्ट कुंग फू क्लब के लिए आर्टिकल लिखे थे। येनशिन बोलता है कि हाँ, वो बहुत ही अच्छे आर्टिकल लिखता है और लास्ट ईयर उसने 2 सक्सेसफुल शोज भी बनाए हैं। शू बोलता है कि ये कुंग फू क्लब तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे ऑफिस के लोग और बाहर के लोग दोनों ही मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनजू जी शाओ से मिलने के लिए आती है और दोनों साथ में लंच करते हैं। चाहे युनजू से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब जब ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी जी शाओ बोलता है कि तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ पर है, क्या तुमने भी सी की तरह उसे घुमा दिया, तुम तो उससे काफी ज्यादा समझदार हो। ऐसे भी जी शाओ के फोन पर सी का मैसेज आता है जिसमें वो बोलती है कि तुम्हारी बात वो जरूर मानेगी, इसीलिए उसे मना लेना। इसका मतलब ये था कि जी शाओ को सी ने भेजा था। तभी सी को युनजू का मैसेज आता है जहाँ वो उसे बोलती है कि वो उसका ब्रेसलेट वापस कर दे, पर सी ने तो उसे पॉन्ड के अंदर फेंक दिया था। दूसरी तरफ शू भी उसी पॉन्ड के पास आता है। वो येनशिन को बोलता है कि तुमने कहा था ना कि अगर मैं उसका ब्रेसलेट ले लूंगा तो उसकी विश पूरी नहीं होगी, और उसने मुझे अपना लग दिया है, इसलिए मैं उसके ब्रेसलेट को वापस से पानी में फेंक दूंगा। जो सुनकर येनशिन यहाँ से चला जाता है। तभी सी भी पॉन्ड के पास आकर अपना ब्रेसलेट ढूंढ रही थी जो कि उसे नहीं मिल रहा था, इसलिए वो कॉइन से विश मांगती है कि उसे उसका ब्रेसलेट वापस मिल जाए। दोनों अब यहाँ पर एक साथ कॉइन और ब्रेसलेट को फेंकते हैं और शू यहाँ से चला जाता है। सेना फिर से युनजू और जी शाओ पर आता है जहाँ जी शाओ उससे बोलता है कि क्या तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता फाइट करने से। तो युनजू बोलती है कि मुझे जो करना है वो इस क्लब में नहीं होगा और कोच को मिक्स मार्शल आर्ट्स भी नहीं आते। जी शाओ बोलता है कि तुम तो उन्हें डैड बोलती थी ना सी की तरह। तो युनजू कहती है कि क्योंकि मुझे किसी के सामने अनाथ नहीं देखना और मुझे उस घर में अब नहीं रहना, मुझे सी के साथ बेडरूम शेयर करना पड़ता है। जी शाओ से यहाँ पर समझाने लगता है वो सब तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम क्यों भला ये सब सोच रही हो। युनजू को यहाँ पर पता चल जाता है कि सी और जी शाओ मिले हुए हैं, इसलिए वो उससे पूछती है कि अगर मैं कुंग फू छोड़ दूं तो क्या फिर भी तुम मुझसे ऐसे मिलोगे, जिस बात का उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। इधर सी ब्रेसलेट ढूंढ रही थी जो कि उसे फाइनली मिल जाता है, जिसे लेकर वो क्लब की तरफ जाने लगती है। फिर हम क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर ली यानी कि सी की डैड सबको प्रैक्टिस करा रहे थे। तभी वहाँ पर युनजू आती है जहाँ उसकी डैड उसको प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं। तो युनजू कहती है कि यहाँ पर कोई भी मेरे सामने फाइट करने के लायक नहीं है और मैं भला अकेले कैसे प्रैक्टिस करूँ। तो उसकी डैड बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा। इसी बीच क्लब की बाकी लड़कियां भी बोलने लग जाती है कि जब से युनजू ने चैंपियनशिप जीती है ना तब से वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। अब जैसे मिस्टर ली और युनजू का मैच शुरू होता है तभी वहाँ पर सी आ जाती है और अपने फोन में 3 मिनट का टाइमर लगाती है। बाकी लड़कियां चाहती थी कि युनजू हार जाए और बहुत ही इंटेंस फाइट के बाद मिस्टर ली जीत जाते हैं, पर फाइट से पहले ही सी बोल देती है कि डैडी जीतेंगे, इसलिए फाइट के बाद युनजू यहाँ से चली जाती है। रात में सी युनजू के पास आके उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि युनजू आज जानबूझकर हार गई थी और उसे वापस ब्रेसलेट लौटाकर बोलती है कि तुम मेरे मॉम डैड की सबसे प्रीशियस गिफ्ट हो और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। अगले दिन हम मिस्टर वू को देखते हैं जिसने की हेज कंपनी के सारे शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई थी और ये सब शू के अगेंस्ट मीटिंग करने वाले थे, पर तभी वहाँ पर शू आ जाता है और बोलता है कि मैं भी शेयर होल्डर हूँ और मैं इस मीटिंग को अटेंड कर सकता हूँ। वो यहाँ पर ये भी बोलता है कि मेरे शेयर तुम लोगों से ज्यादा हैं क्योंकि एक शेयर होल्डर था जिसने शू से उधार लिया था और वो उसे चुका नहीं पाया, इसलिए उसने उसे अपने शेयर्स बेच दिए और अब मैं इस कंपनी का चेयरमैन बनने वाला हूँ। मिस्टर वू के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। शू से बोलता है कि कुछ लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग सुपीरियर बॉर्न होते हैं। तभी फ्लैशबैक पे हम देखते हैं कि शू के डैड मिस्टर वू से बहुत ही मिन्नत कर रहे थे क्योंकि वो लॉस में थे, पर मिस्टर वू उनकी हेल्प करने की जगह उनसे उनकी कंपनी ले ली। प्रेजेंट में सारे मीडिया वाले मिस्टर वू को आके पूछने लगते हैं कि क्यों उन्होंने अपनी चेयरमैन की पोजीशन छोड़ दी, पर वो कोई भी जवाब नहीं देता। पर शू बोलता है कि उसने अपनी चेयरमैन की पोजीशन अच्छे से नहीं संभाली, इसलिए आज से मैं हेज कंपनी का चेयरमैन हूँ।
ये सब कुछ सी भी सुन रही थी और उसे काफी सारी फीलिंग्स एक साथ हो रही थी। वो एक्साइटेड, इमोशनल और डर, उसे सब कुछ एक साथ फील हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगले सीन में हम युनजू को उसके नए अपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की आकर उसे रूम का सारा कुछ समझा रही थी और कुछ हेल्प चाहिए तो उसे बोलने के लिए बोलती है, जिस पर युनजू एग्री करके उसे जाने के लिए बोलती है। इधर मिस्टर ली को युनजू का लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि उसने अपने ड्रीम के लिए कुंफू क्लब छोड़कर ब्लैक ड्रैगन टीम को ज्वाइन कर लिया है। वो उनसे यहाँ पर माफी मांगती है और उन्हें बोलती है कि मैं आपकी डॉटर हमेशा रहूंगी। तभी सी भी वहाँ पर आकर पूछती है कि क्या युनजू सच में चली गई है, तो उसके डैड उसे उसका लेटर दिखाते हैं। इसके बाद वान, वेवे, सी, दीशा और डैड सभी लोग साथ में डिनर करने के लिए बैठते हैं। जहाँ टीवी में ये न्यूज चल रही थी कि शु अब हेज ग्रुप का चेयरमैन बन गया है, पर बाकी सभी लोग तो घर में सिर्फ युनजू की बात कर रहे थे कि उससे ज्यादा वफादार तो एक डॉग होता है, और वो बोला कैसे एक झटके में सब कुछ ऐसे छोड़कर जा सकती है। जिस पर डैड बोलते हैं कि उसे उसका ड्रीम वहाँ पर दिख रहा है, तो अगर उसे वहाँ खुशी मिल रही है तो उसे करने दो। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं और सी को हम यहाँ पर काफी सैड देखते हैं। अगले दिन जीशा लैपटॉप में एक पब्लिक ग्रुप बना रहा था, पर तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है, जिसे देखकर वो लैपटॉप बंद करके मीटिंग के बारे में पूछता है। जहाँ वो एम्प्लॉय बताता है कि कंपनी बहुत सारे डिपार्टमेंट को डिसबैंड करने वाली है और उन सारे डिपार्टमेंट के हेड को 3 मिनट में प्रेजेंटेशन देना होगा। अगर उन्हें पसंद आया तो ठीक, नहीं तो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि शु सभी को 3 मिनट का टाइम देता है, पर कोई भी इतनी जल्दी फिनिश नहीं कर पाता, इसलिए वो सबको फायर करने लगता है। तभी वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का एक स्टाफ आता है और उसे गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे उसकी बेटी की सर्जरी करानी है। पहले से ही लॉस की वजह से उसकी सैलरी कट हो गई है और अगर अभी उसकी जॉब भी चली गई तो वो उनके बेटे को बचा नहीं पाएंगे। पर शु को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो बोलता है कि तुम अपने काम से नहीं बल्कि मुझे इमोशनल करके अपनी जॉब बचाना चाहते हो। जिससे गुस्से में वो आदमी एक फ्लावर पॉट लाकर शु को मारने के लिए जाता है, पर उसके सामने सी आ जाती है, जहाँ शु उसे अपने सामने से हटा देता है। पर फिर येनशिन आ जाता है तो पॉट उसे लग जाता है, जो देखकर गार्ड्स उस आदमी को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद सी शु से बोलती है कि तुम भला 3 मिनट के टाइम से किसी को कैसे जज कर सकते हो, किसी की लाइफ की क्या तुम्हारे पास कोई कीमत नहीं है, और उसे बहुत ही बुरा भला बोलने लग जाती है। पर शु उसे भी 3 मिनट का टाइम देकर बोलता है कि तुम मुझे एक रीजन दो उसको इस कंपनी में जॉब देने के लिए, जिस पर सी कुछ भी नहीं बोल पाती और शु वहाँ से जाने लगता है। फिर सी बोलती है कि तुम बहुत ही खड़ूस हो, तो शु से फिर से बोलता है कि मैं ना तुम्हें 3 मिनट का टाइम देता हूँ, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। इसलिए अब येनशिन सी को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जिसमें एक आदमी शु से बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था, पर शु उसकी बिना कोई मदद किए चला जाता है और उसकी कार में उसकी मॉम ये सब कुछ देख रही थी। उसकी मॉम बोलती है कि ये लोग तो तुम्हारे डैड की हेल्प नहीं कर पाए, पर अब तुम्हें इनकी हेल्प करनी चाहिए। जिनकी बात मानकर वो भी मदद करने के लिए मान जाता है, पर तभी एक ट्रक आकर उनकी कार को टक्कर मार देता है। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर येनशिन सी को ये सब कुछ बता रहा था और बोलता है कि बहुत कम टाइम में उसने ये सब कुछ होते हुए देखा, इसीलिए वो सबको 3 मिनट का टाइम देता है। जो सुनकर सी जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि शो कितना पिटीफुल है। पर येनशिन बोलता है कि तुम ऐसे क्यों रो रही हो, तो सी बताती है कि डॉक्टर ने बोला कि मैं नॉर्मल लोगों से ज्यादा इमोशंस फील कर सकती हूँ और अभी मुझे बहुत ज्यादा रोने का मन कर रहा है। तो येनशिन उसे चुप कराने लग जाता है। फिर वो अपने चोट पर मेडिसिन लगा रहा था, पर उसे अच्छे से नहीं हो रहा था, इसलिए वो शो की हेल्प लेता है। पर क्योंकि शो को तो कोई फीलिंग्स ही नहीं आती, इसलिए वो ऐसे मेडिसिन लगाने लग जाता है। पर येनशिन को बहुत जलन हो रही थी, तो वो शो को बोलता है कि तुम छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। शो से यहाँ पर बोलता है कि अगर कभी किसी ने मेरे गर्दन पर चाकू रखा तो क्या तुम मुझे बचाओगे। जिस पर शो बोलता है कि फीलिंग्स नहीं है मुझ में, पर मेमोरीज तो है ना, तुम मेरे बचपन की सबसे अच्छी दोस्त हो, तो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। जिस पर येनशिन बोलता है कि तुम सी को पसंद करने लगी हो ना, क्योंकि कभी तुमने किसी की इतनी हेल्प नहीं की और तुमने उसे आज पॉट लगने से भी बचाया। पर शो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर उसे कुछ होता ना तो मुझे पेन होता, इसलिए मैंने उसे बचाया। पर येनशिन इस सब पर यकीन नहीं करता और डॉक्टर को जाकर इस सब के बारे में पूछने के लिए बोलता है। इसलिए अब दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर शु अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताता है। पर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं, जैसे कि कभी कभी गर्लफ्रेंड या वाइफ पीरियड्स में हो तो उनका पेन फील होता है, या फिर वो प्रेग्नेंट हो तो उनकी तरह सिम्टम्स आते हैं। लेकिन डॉक्टर की बातों से शु बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। वो बोलता है कि मुझे कोई हेलुसिनेशंस नहीं हो रहे। येनशिन बोलता है कि डॉक्टर आपने इसे कुछ अच्छी दवाइयाँ दे दो, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को लग रहा था कि शु का दिमाग खराब हो गया है। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर शु बोलता है मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना कि मुझे कोई हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, पर फिर भी तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। येनशिन बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं करता हूँ, और तुम अगर सी को फायर कर दोगे तो उसे अगर कुछ हुआ तो पेन तो तुम्हें भी फील होगा ना, तो इससे अच्छा है कि तुम उसे अपनी आंखों के सामने रखो। जिस बारे में वो सोचने लग जाता है। इसी बीच येनशिन को कॉल आता है, जिस पे बात करने के बाद वो फटाफट से अपना फोन चेक करता है, जिसमें एक पब्लिक अकाउंट से शु के अगेंस्ट 3 आर्टिकल्स पोस्ट किए गए थे। ये अकाउंट नया था, लेकिन फिर भी लोग उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। जिस पर शु बोलता है कि ठीक है, तो फिर आज ही हम कुंफू क्लब में जाएंगे। पर येनशिन बोलता है कि अभी इसे पोस्टपोन कर दो, लेकिन शु बोलता है कि नहीं, हम लोग आज ही जाने वाले हैं।
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।